नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और मैं आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026। ये जो डॉक्यूमेंट है वो आरएस प्रीलिम्स, आरएस मेंस, राजस्थान पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है उसके लिए और विभिन्न अन्य जितने भी एग्जाम होते हैं जैसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आरपीएससी इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से 15 से 20 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। आज लेक्चर नंबर 5 में हम फोकस करेंगे राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 1, ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें मैंने ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम से स्टार्ट कराया था चैप्टर फर्स्ट। आज हम लास्ट जो लेक्चर था लेक्चर 4, वहां जहां हमने छोड़ा था उससे आगे से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद मुझे लगता है कि एक और लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 6, उसमें ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो हम कंप्लीट करवा देंगे। तो आज लेक्चर नंबर 5 में हम बात करेंगे, ना सिर्फ डिटेल डिस्कशन होगा बल्कि हर पैराग्राफ के साथ मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करा दूंगा और इन्फोग्राफिक्स के साथ, मैप्स के साथ। ये मैप्स आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में देखने को नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ आपको राजस्थान अखाड़ा पर मेरे द्वारा बनाए गए हैं और इस तरह से पूरा डिटेल्ड में एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। जो भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखा होगा उस टेक्स्ट के साथ इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से यहाँ समझाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये लिखा हुआ है कि कौन कौन सा क्या क्या प्रोडक्शन किस तरह से होता है, तो वो प्रोडक्शन इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से एक एक चीज मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो लेक्चर के अंत तक बने रहिए। पूरा लेक्चर आपको देखना है और यहाँ ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद इस लेक्चर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आप आरपीएससी द्वारा करने में सक्षम होंगे। डन। तो अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को तोड़ के हम बनाने की कोशिश करेंगे कि इस पैराग्राफ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। इन्फोग्राफिक्स की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ सिर्फ जैसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन स्टेट की हम बात करें तो जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है उसको एक अच्छे से समझाने की, पिक्चर्स के तौर पर समझाने की कोशिश मैंने की है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो राजस्थान अखाड़ा पर प्लेलिस्ट है राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, उसमें 4 लेक्चर्स जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां आप जाकर देख सकते हैं। वो आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूएशन में पूरा, अगर पूरी सीरीज आप देखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। स्टार्ट करते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स एंड स्टेट। राजस्थान जो एक ऐसा ऐसा राज्य है, राजस्थान का मैं आपको मैप में दिखाऊं तो इस मैप में आप देखेंगे कि जोग्राफिकली भी बहुत डाइवर्सिटीज हैं और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बहुत अलग अलग है। डन। तो राजस्थान जोग्राफिकली डाइवर्स है और क्लाइमेट कंडीशंस जो है वो भी इसकी डाइवर्स है। ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पर रेगिस्तान भी है। डाइवर्स ज्योग्राफी इस शब्द की अगर बात करूं मैं तो यहाँ पर रेगिस्तान भी है, डेजर्ट भी है, मरुस्थल भी आपको देखने को मिलेगा, पहाड़ भी आपको देखने को मिलेंगे, पठार भी देखने को मिलेंगे और प्लेन रीजन जो है वो भी देखने को मिलेगा। क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर सिरोही जैसे पर्वतीय क्षेत्र भी हैं, वर्षा बहुत ज्यादा होती है झालावाड़ में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। अगर आप देखें शुष्क प्रदेश तो जैसलमेर, चूरू जैसे शुष्क प्रदेश भी है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बहुत ज्यादा डाइवर्स है और इन दोनों डाइवर्सिटीज की वजह से जो राजस्थान स्टेट है उसको 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। और ये जो 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है इनके डिवाइडेशन का जो बेसिस है वो है क्लाइमेट, जलवायु, अलग अलग जलवायु होना। फॉर एग्जाम्पल बांसवाड़ा में अलग जलवायु है, चूरू में अलग जलवायु है, तो ये दोनों एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स अलग अलग हैं। इसके अलावा सॉइल टाइप, जो मिट्टी के प्रकार हैं वो भी डिफरेंट है। टोपोग्राफी, भाई कोई कोई रीजन जो है वो मरुस्थल है, कोई रीजन पहाड़ पठार है, कोई पहाड़ है, तो टोपोग्राफी जो है वो ऊंचाई जो है समुद्र तल से वो अलग अलग है। क्रॉपिंग पैटर्न्स यहाँ पर अलग अलग है। तो इस तरह से राजस्थान स्टेट को 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, टोपोग्राफी एंड क्रॉपिंग पैटर्न। अगर हम एक मोटी मोटी बात करें उपजाऊ और अनुपजाऊ जमीन में, तो अगर हम इसको राजस्थान मानते हैं, डन, एक रफ मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, रफ मैप बताया, तो ये एक रीजन आता है 61% का और ये एक रीजन आता है 39% का। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो ये रीजन है ये 61% ऑफ द स्टेट है और ये डेजर्ट है, मरुस्थल है, या फिर ये सेमी डेजर्ट है। मरुस्थल मतलब जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। डन। सेमी डेजर्ट मतलब चूरू, नागौर, पाली। और ये जो रीजन है ये रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है बहुत ज्यादा, ये अनुपजाऊ रीजन है बेसिकली। डन। इसके अलावा अगर साउथ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो वो 39% ऑफ द राजस्थान जो है वो साउथ ईस्टर्न रीजन में आता है और ये फर्टाइल है। डन। तो इस तरह से मोटी मोटी तरीके से राजस्थान को दो भागों में बांटा हुआ है, 61% नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान एंड 39%
साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान, जो कि नॉन फर्टाइल और फर्टाइल की तरह अपन डिवाइड कर सकते हैं। अगर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की बात करूं तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ये जो आपको राजस्थान का नक्शा सामने दिख रहा है, इसमें 10 डॉट्स यहां पर दिखाए हुए हैं और ये अलग अलग रीजन्स हैं। डन। इन रीजन्स के जो नाम है वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। एआई के द्वारा बनाई हुई पिक्चर है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जो मैप है आउटसाइड थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन इनसाइड बिल्कुल सही है। डन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, राजस्थान का जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, बेसिकली बात की जाए तो अरावली के नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर आता है। उसका एरिया जो है वो 61% है और ये डेजर्ट या सेमी डेजर्ट के रूप में पाया जाता है। डेजर्ट का देखें तो ये डेजर्ट का रीजन हो गया, ये वाला जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। और सेमी डेजर्ट की बात की जाए तो ये जो रीजन है, ये बीच का अरावली के जस्ट एडजेसेंट, वो सेमी डेजर्ट हो गया। अगर साउथ ईस्टर्न रीजन की बात की जाए तो एरिया के आधार पर 39% एरिया साउथ ईस्टर्न रीजन में आता है। यह वो एरिया है जो अरावली पर्वत श्रृंखला के साउथ ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है और ये बेसिकली फर्टाइल है। देखिए ग्रीनरी आपको यहां देखने को मिल रही है, वो चीज यहां पर देखने को मिलेगी। अगर 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के मैं नाम लूं तो पहला है एरिड वेस्टर्न प्लेन, ये जो 1 नंबर है, दैट इज एरिड वेस्टर्न प्लेन। सेकंड, इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन, ये इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन हो गया। हाइपर एरिड पार्शियल डेजर्ट, फर्टाइल वेस्टर्न प्लेन, इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन, हाइपर एरिड पार्शियल डेजर्ट, फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन, और इस तरह से 10 जो है यहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स राजस्थान में डिवाइड किए हुए हैं। इन जोन्स के आधार पर ही यहाँ पर सॉइल टाइप्स है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, टोपोग्राफी है, और उस आधार पर ही यहाँ पर फसलें जो है वो बोई जाती हैं और हार्वेस्ट होती है। डन। तो राजस्थान को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है? 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मेजर क्रॉप्स। राजस्थान में जो मुख्य फसलें होती हैं उनके प्रोडक्शन के बारे में और प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। अब देखो, राजस्थान जो है वो एरिया वाइज इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है और यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंडस्केप भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। इस वजह से यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की फसलें जो है पाई जाती है। अगर इसको कैटेगराइज किया जाए तो 3 तरीके से हम इसको कैटेगराइज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, खरीफ की जो फसलें होती हैं वो मॉनसून आने पर बोई जाती है, जून एंड जुलाई स्टार्टिंग में बोई जाती है। रबी की जो फसलें हैं, और ये जो फसलें हैं ये काटी कब जाती है? ये नवंबर दिसंबर के आसपास, जब नवंबर में बेसिकली जब दिवाली होती है तब खरीफ की फसलों की कटाई की जाती है। रबी की फसलें नवंबर में बोई जाती है, दिवाली के बाद बोई जाती है और होली पर इनकी कटाई की जाती है। तीसरे प्रकार की जो फसलें हैं वो है कैश क्रॉप्स या स्पाइसेस जो होते हैं, इनको बेसिकली जायद की फसल कहते हैं। डन। अगर इस तरीके को याद रखा जाए तो याद किस तरह से रखा जा सकता है ये भी मैं आपको बताता हूं। देखो, खरीफ की फसलें मैंने आपको क्या बताया, जुलाई में बोई जाएगी मानसून के टाइम पर और नवंबर में जो है काटी जाएगी दिवाली के टाइम पर। ठीक है। अब दिवाली के बाद क्या आता है? विंटर्स आती है। आप बाजरा कब खाते हैं? विंटर्स में। तो जो भी चीज आप विंटर्स में खा रहे हैं वो आप ये मान के चलिए कि नवंबर में उसकी कटाई हुई है। देन आप विंटर्स में पॉपकॉर्न खाते हैं तो मेज, मक्का। देन ग्राउंडनट, मूंगफलियां आप सर्दियों में खाते हैं तो नवंबर में उसकी कटाई होती है। कॉटन। इसके अलावा दिवाली पर जब माता की कोई भी भोग लगाया जाता है, दिवाली में पूजा की जाती है लक्ष्मी माता की, तो आपको पता होगा गन्ने रखे जाते हैं वहां पर, तो गन्नों की कटाई नवंबर। रबी की फसलें जो है वो नवंबर के बाद, दिवाली के बाद बोई जाती है और होली के टाइम पर उनकी कटाई होती है। देन आप देखेंगे, अभी होली है, आप देखना जब होली का दहन होता है तो एक एक वो कुछ फसलें जो है वो भोग लगाया जाता है माता के। इसमें वीट होता है, इसमें चना होता है, बारले होता है, मस्टर्ड। यही वो टाइम है जब सरसों के छोटे छोटे मच्छर, जब सरसों की कटाई होती है, छोटे छोटे मच्छर आपको वातावरण में उड़ते हुए दिखेंगे, वो सरसों के मच्छर जिनको कहते हैं मस्टर्ड। तो रबी की जो फसलें होती हैं उनमें वीट, मस्टर्ड, बार्ले, ग्राम आ जाता है। और कैश क्रॉप्स में ग्वार, कुमिन सीड्स, कोरिएंडर, फेनुग्रीक, ये सारी चीजें। तो ये याद रखने योग्य मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से याद रखा जा सकता है। राजस्थान में 3 तरह की फसलें हैं, खरीफ, रबी, जायद। खरीफ वो फसलें जो जुलाई में बोई जाती है, दिवाली के टाइम पर काटी जाती है। रबी की वो फसलें जो होली के टाइम पर काटी जाती हैं। खरीफ में आ जाता है बाजरा, मक्का, ग्राउंडनट, कॉटन। देन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की अगर बात करें राजस्थान में तो वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, या मैं कहूं कि बिल्कुल ही डिपेंड करता है अराइवल ऑफ मॉनसून पर। जितना अच्छा मॉनसून होगा, जितनी ज्यादा बारिश होगी और जितनी टाइमली बारिश होगी, उतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होगा। मान लीजिए कि रबी की क्रॉप जो है वो खेतों में है, बाजरा जो है वो खेतों में है,
ठीक है, सॉरी, वीट जो है वो खेतों में है, ठीक है, और ओले पड़ गए, बारिश तो हुई लेकिन बारिश सही नहीं हुई, वो ज्यादा हो गई, अतिवृष्टि हो गई, तो उस टाइम पर क्या होगा, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहां पर खराब हो जाएगा। तो ना सिर्फ बारिश की क्वांटिटी ऑप्टिमम होनी चाहिए, उसका टाइमिंग भी सही होना चाहिए, ठीक है। और खरीफ की अगर अपन बात करें तो खरीफ सीजन में तो आपको पता है मॉनसून आने पर ही फसलें बोई जाती है। तो ड्यूरिंग द खरीफ सीजन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी डिपेंड नॉट ओनली ऑन द क्वांटम ऑफ रेनफॉल, यहाँ पर सिर्फ बारिश की जो क्वांटिटी है उस पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि खरीफ सीजन की जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है वो प्रॉपर रेनफॉल और इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेन ओवर द एडिकेट पीरियड एंड इट्स इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। जो रेनफॉल होनी चाहिए वो एडिकेट होनी चाहिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, ऑप्टिमम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत कम बारिश हो रही है, या कहीं पर ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं पर कम बारिश हो रही है। अगर एडवांस एस्टिमेट्स की बात करें 2025-26 के लिए, एडवांस एस्टिमेट्स मतलब मार्च 2026 तक का एक आंकड़ा देखा जाए, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो राजस्थान में फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो मार्च 2026 तक 283.98 लाख टन होने की संभावना है, जो पिछले साल के प्रोडक्शन से 8.28% कम है। तो एक बात आप याद रखिए, पहली चीज, इस बार राजस्थान में एडवांस एस्टीमेट के हिसाब से ये जो इकोनॉमिक सर्वे आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए फरवरी में रिलीज हुआ है, लेकिन जो एस्टीमेट है इसके वो तो मार्च तक के हैं ना, ठीक है। जो एस्टीमेट है एडवांस एस्टीमेट के हिसाब से पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 तक, ठीक है, एक एग्रीकल्चर ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, उसकी हम बात करें तो एडवांस एस्टीमेट के हिसाब से राजस्थान जो है वो 283.98 लाख टन जो है वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन करने की जो है एस्टीमेट लगाया गया है, जो पिछले साल से कम है, 8.28% है। तो पहला फैक्ट यहां पर आप याद करो कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ है पिछले साल के बनिस्पत। कितना कम हुआ है? 8.28% कम हुआ है। तीसरा कितना हुआ है नंबर्स में बताओ मुझे, तो वो है 283.98 लाख टन। तो ये तीन स्टेटमेंट याद रखिए, या तो इन तीनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कितना प्रोडक्शन कम हुआ 8.28%, कितना हुआ प्रोडक्शन 283.98 लाख टन, देन या फिर स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर बात की जाए रैंकिंग की कि राजस्थान में बहुत सारी फसलें हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा फसल कौन सी हो रही है, तो 2023-24 की बात करते हैं, जब जिस फाइनेंशियल ईयर का डेटा अपने पास पूरा पड़ा हुआ है। अभी तो इस बार के फाइनेंशियल ईयर का तो भाई एडवांस एस्टिमेट चल रहा है। अगर राजस्थान की क्रॉप्स की पोजीशनिंग की हम बात करें, ये मैंने आपको बताई हुई है यहाँ पे पोजीशन, लेकिन पहले एक बार टेक्स्ट पढ़ लेते हैं फिर इन्फोग्राफिक्स में चलेंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात की जाए तो राजस्थान की इतनी सारी फसलों में से फर्स्ट पोजीशन जो है वो है प्रोडक्शन ऑफ बाजरा। राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अगर किसी फसल का होता है तो वो बाजरे का होता है, जो कि खरीफ की एक फसल है, मैंने आपको पहले बता चुका हूं, खरीफ का बाजरा। देन रेप सीड एंड मस्टर्ड सेकंड नंबर पे आता है सरसों। रेप सीड एंड मस्टर्ड फर्स्ट पोजीशन इन तीनों क्रॉप्स की, मतलब पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाजरा कहां होता है? राजस्थान में। पूरे भारत में सबसे ज्यादा रेप सीड और मस्टर्ड कहां होता है? राजस्थान में। टोटल ऑयल सीड्स कहां पर होते हैं? राजस्थान में। कोर्स सीरियल्स की बात की जाए राजस्थान, ग्वार क्रॉप्स की बात की जाए राजस्थान में। पूरे इंडिया में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो वो ग्राउंडनट, और थर्ड नंबर की पोजीशन की हम बात करें तो ग्राम, टोटल पल्सेस और सोयाबीन की बात होती है। इसको इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए आप ये समझो कि जब शेर शाह सूरी ने जोधपुर पर आक्रमण किया था और जोधपुर में युद्ध हो चुका था, युद्ध के बाद वहां के राजा मालदेव को हरा दिया था, उसके बाद शेर शाह सूरी ने यह कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की सल्तनत खो बैठता। तो मुट्ठी भर बाजरा मतलब ये राजस्थान में तो क्या होता है, बाजरा ही होता है सिर्फ, उस वजह से तो फर्स्ट पोजीशन हमेशा आप याद रखिए बाजरा। राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या कौन सी क्रॉप है? बाजरा फर्स्ट नंबर पे। सेकंड सरसों, टोटल ऑयल सीड्स, ये आगे और बता दूंगा। अगर राजस्थान की एग्रीकल्चर हाइलाइट्स की बात करें तो एग्रीकल्चर हाईली डिपेंडेंट ऑन द टाइमली अराइवल ऑफ मॉनसून। और जो खरीफ की फसल है, ये जो फसल आप देख रहे हैं मॉनसून होने पर बोई गई है, ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल मॉनसून के टाइम पर बोई जाएगी, दिवाली के टाइम पर काटी जाएगी। रबी की फसल दिवाली के बाद बोई जाएगी, होली के टाइम पर काटी जाएगी। खरीफ की फसल जो है वो डिपेंड करती है, उसका जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है क्वांटम ऑफ रेनफॉल, कितनी बारिश हुई है, पहली चीज। दूसरा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे राजस्थान में प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जहां जितनी बारिश एनुअली होनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कम ज्यादा हो गई तो वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन,
जिस समय पर बारिश हो रही है वो समय पर एडिकेट पीरियड के लिए इंटेंसिटी भी वो होनी चाहिए। डन। अगर फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात की जाए 2025-26 में, एडवांस एस्टिमेट 2026 मार्च तक का लगाया जाए तो राजस्थान में टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है 283.98 लाख टन। कितना हुआ है? 283.98 लाख टन, जो पिछले साल के बनिस्पत 8.28% जो है वो कम है। अगर प्रोडक्शन रैंकिंग की बात की जाए तो फर्स्ट पोजीशन पे आता है बाजरा, रेपसीड एंड मस्टर्ड, टोटल ऑयल सीड्स, ग्वार और कोर सेरल्स। सेकंड पोजीशन की बात की जाए तो ग्राउंडनट, थर्ड पोजीशन में ग्राम, टोटल पल्सेस, सोयाबीन, सोया, ये सारी चीजें। डन। तो इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो पूरे जो लेक्चर हो रहा है उसकी पूरी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर तो मिल ही जाएगी, वहां से आप रिवीजन कर लीजिएगा। डन। तो अभी तक अगर आपको सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये एक अच्छा प्रयास है आपको रिविजन करवाने का। या देखिए मैंने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बताया कि आरपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकती है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन फिर आपको टेक्स्ट जो इकोनॉमिक सर्वे में है वो बता दिया, साथ में इन्फोग्राफिक्स की मदद से और रिवीजन करा दिया। आप अगर इसका एक बार और रिवीजन कर देंगे पीडीएफ की मदद से तो कंठस्थ हो जाएगा, ये आप भूलोगे ही नहीं कभी। डन। और बाकी एक मैराथन क्लास भी ले लेंगे, इसकी पूरे 10 घंटे की एक मैराथन ले लेंगे जिसमें पूरा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट करा देंगे। डन। तो 3 या 4 बार आपका रिवीजन हो गया आपका काम। 15 से 20 क्वेश्चन आरपीएससी जो पूछेगा, जिस भी डिफिकल्टी लेवल के पूछेगा वो सब करा देंगे। ये हो गया। आगे चलें, अब बात करते हैं फार्मर्स को इंटीग्रेटेड सपोर्ट सिस्टम देने के लिए। ये एक टेबल टाइप जो है, एक चार्ट टाइप जो है वो इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, जिसमें हर एक सेक्टर को टारगेट करते हुए हम किस तरीके से फार्मर्स को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करा सकते हैं, इंटीग्रेटेड सपोर्ट सिस्टम, वो यहां पर बात की गई है। कि सबसे पहली चीज तो आप ये करो कि फार्मर क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। खेती के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पहली चीज तो है बीज, सीड। तो इसके लिए क्या करवाया जा रहा है? सीड अच्छे प्रोवाइड हो किसानों को, इसके लिए पहली योजना तो है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सेकंड चीज, प्रमोशन ऑफ न्यू क्रॉप वेराइटीज, नई तरह की जैविक या नई तरह की जो क्रॉप वेराइटीज हैं उनका जो है वो प्रमोशन किया जाए, वो फार्मर्स को इंट्रोड्यूस कराई जाए। अब सीड के बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है सॉइल हेल्थ। भाई आपने बीज आप अच्छा बो सकते हो, लेकिन उस बीज को बोने के लिए अगर जमीन ही अच्छी नहीं है तो वो बीज का क्या फायदा। डन। आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो, लेकिन आपका फाउंडेशन ही अगर कमजोर है, जिस फाउंडेशन पर आप सारी चीजें पढ़ोगे, जिस फाउंडेशन पर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, तो उसका फायदा नहीं है। तो बेसिकली सीड जो है वो सॉइल में लगेगा। सीड की गुणवत्ता हमने इन दो चीजों से इंश्योर की। अब हम सॉइल हेल्थ की बात करेंगे। तो सॉइल हेल्थ के लिए सबसे पहली चीज जो राजस्थान सरकार या भारत सरकार द्वारा की जा रही है वो है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जो कि श्री गंगानगर से शुरू की गई थी। इसके तहत हर खेत के किसान को एक कार्ड दिया जाता है, जिस कार्ड में सॉइल की टेस्टिंग की जाती है और कार्ड में ये लिखा जाता है कि आपकी सॉइल की हेल्थ क्या है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, कौन से न्यूट्रिएंट्स कम है, किस तरह के फर्टिलाइजर्स जो हैं वो आपके सॉइल में जरूरी होने चाहिए। डन। इसके अलावा सॉइल हेल्थ को बढ़ाने के लिए बायो एंड नैनो फर्टिलाइजर्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फिर सॉइल के लिए फर्टिलाइजर्स के अलावा ह्यूमस की भी जरूरत होती है, खाद की भी जरूरत होती है, उर्वरकों की भी जरूरत होती है, और वो अगर ऑर्गेनिक हो तो भाई क्या कहना। तो इसके लिए एक और योजना चलाई गई है जिसका नाम है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। इसके बारे में भी डिटेल में आपको बताऊंगा। यहां तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि फार्मर्स का सपोर्ट सिस्टम, इंटीग्रेटेड सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताओ, तो आपको डायमेंशंस देखिए, कितनी डायमेंशंस में आपको बता रहा हूं, उसके अंदर कौन कौन सी योजनाएं हैं। अब जब किसी फार्मर के पास बीज उपलब्ध है इन योजनाओं के तहत अच्छे, उसकी मिट्टी शानदार है, इन योजनाओं के तहत उसने सॉइल हेल्थ कार्ड के तहत टेस्टिंग करा ली, बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह डाल लिए, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत वो जैविक उर्वरक ले आया, तो अब उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए पैसा, ताकि वो हार्वेस्ट कर सके फसल को, ताकि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डाल सके, ताकि वो अच्छे बीज खरीद सके। तो क्रेडिट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, लोन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके इसके अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें से किसान क्रेडिट कार्ड है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कोई भी किसान शॉर्ट टर्म लोन जो है वो ले सकता है। देखिए एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर शॉर्ट टर्म लोन्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। शॉर्ट टर्म लोन्स वो लोन जो जिनकी अवधि जो है वो 1 साल से कम की हो,
कि सिर्फ 4 महीने के लिए फसल बोनी है, 4 महीने के लिए लोन चाहिए, जैसे ही हार्वेस्ट होके पैसा आएगा तो लोन चुका देंगे। तो वो जो लोन है, शॉर्ट टर्म लोन जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलता है। शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन ऑन 0% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिल रहा है। इसके अलावा एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है, उसकी भी चर्चा मैं आगे करूंगा, जिसके तहत 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है वो वहां मिल जाता है। अब मान लीजिए आपको पैसा भी मिल गया, आपने उस पैसे से बीज भी खरीद लिए, फर्टिलाइजर्स भी खरीद लिए, जो है क्रॉप्स भी बो दी और सारा काम बढ़िया हो गया, लेकिन प्रकृति विपरीत थी और प्रकृति ने वहां पर अपना खेल खेला और जो फसल जो है वो नष्ट हो गई। तो सारा जितना भी इन्वेस्टमेंट था किसान का वो खराब हो गया। इस पॉइंट पर काम आएगा इंश्योरेंस। जिस इंश्योरेंस का सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, और इसमें तीनों प्रकार की फसलें, चाहे वो रबी हो, खरीफ हो, जायद हो, इन तीनों पे ही, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो, इन तीनों पे ही एक नंबर ऑफ परसेंटेज जो है वो प्रीमियम, बहुत माइनर सा प्रीमियम जो है वो फार्मर द्वारा दिया जाएगा और पूरी की पूरी फसल जो है वो वहां पर इंश्योर्ड हो जाएगी राजस्थान सरकार द्वारा। देन इसके अलावा प्रोडक्शन को और बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहां पर हेल्प ली जा सकती है, जो एग्री क्लिनिक्स के माध्यम से चल रही है टेक्नोलॉजी। नमो दीदी ड्रोन योजना जो है वो टेक्नोलॉजी असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करवा रही है। इसके अलावा फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था यहां पर की गई है, और ये सारी चीजें मिलकर एक इंटीग्रेटेड सपोर्ट सिस्टम जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड करा रही है। बेसिकली जनरल भाषा में बात की जाए तो फार्मर्स की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का काम ये सारी चीजें कर रही है। अगर किसान को पैसे की जरूरत है तो किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर फंड से वो पैसा उठाएगा। किसान अच्छे बीज खरीदेगा मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना या प्रमोशन ऑफ न्यू क्रॉप वेराइटीज या सीड मिनी किट्स द्वारा। वो अपनी सॉइल हेल्थ को इंश्योर करेगा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, बायो फर्टिलाइजर्स, नैनो फर्टिलाइजर्स, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना से। देन वो अपनी फसल को इंश्योर्ड करा देगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। वो टेक्नोलॉजी का यूज करेगा ताकि मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम बेनिफिट उसको मिल सके, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन हो, चाहे वो नमो ड्रोन दीदी योजना हो फर्टिलाइजर्स के लिए, और अपनी खुद की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग करेगा। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम फार्मर्स को प्रोवाइड किया गया है, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने यहां आपको बताया, इसको डिटेल में एक एक चीज को अब हम खोल के समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कब से शुरू हुई, कौन कौन सी फसलें इसमें इंक्लूडेड है। अगर बात की जाए हम रबी की क्रॉप्स की तो कितना परसेंट प्रीमियम देना पड़ता है, जायद में कितना परसेंट प्रीमियम देना पड़ता है, नमो ड्रोन डीडी योजना कब से शुरू हुई, क्या इसके फायदे, ये सारी चीजें इन डिटेल अब पढ़ने का समय आ गया है। हालांकि इनके बारे में मैंने अभी भी आपको समझाया और एग्जीक्यूटिव समरी में भी मैं आपको डिटेल में ये चीजें, एक इंट्रोडक्शन तौर पर ये सारी चीजें बता चुका हूं, लेकिन डिटेल्ड पढ़ने का समय जो है वो अब आया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्टर सीड को फोकस करते हैं, और सीड के अंतर्गत मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की बात करते हैं कि इसके तहत क्या किया जा रहा है, कौन कौन सी फसलें इंक्लूडेड हैं और किस तरह से जो है वो किसानों को बीज जो है, गुणवत्ता वाले बीज जो है वो किस तरह से प्रोवाइड करवाने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर सरकार द्वारा की गई है। देन इसको पढ़ेंगे, फिर इसका जो लगभग जो इन्फोग्राफिक्स मैंने तैयार कराया वो देखेंगे, फिर वापस से टेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर टेक्स्ट का फिर थोड़ा सा इन्फोग्राफिक्स, तो ये समझने में थोड़ी आसानी होगी मुझे ऐसा लगता है। तो शुरू करते हैं। बीज को फोकस करेंगे हम देख रहे हैं राजस्थान के फार्मर्स का इंटीग्रेटेड सपोर्ट सिस्टम जो प्रोवाइड किया जा रहा है, उसमें बीज के लिए, जो बीजों के लिए, सीड के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उसको फोकस करते हैं। तो शुरू करते हैं मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। देखिए, किसी भी फसल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे प्राइमरी चीज अगर कोई रहती है तो वो बीज रहते हैं, वो सीड रहते हैं। डन। अगर आपको अच्छी फसल चाहिए तो इवेंचुअली आपको अच्छे सीड जो हैं वो बोने पड़ेंगे, और यहां पर मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना द्वारा मुख्यमंत्री की तरफ से, मतलब राज्य सरकार की तरफ से, किसानों को बीजों के लिए स्वावलंबित कर दिया गया है, अर्थात आत्मनिर्भर कर दिया गया है। वो किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे। इस योजना का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किसानों को एनेबल कर देना क्वालिटी सीड्स प्रोड्यूस करने के लिए, खुद के ही फील्ड में, खुद के यूज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक खेत है एक किसान का, वो अपने खेत में कोई फसल बो रहा है, XYZ मान लीजिए कोई भी फसल, वो अपने खेत का एक पोर्शन जो है वो इसलिए रखेगा कि वहां पर वो जो फसल बोई जाएगी, उस फसल का जो आउटकम होगा वो सिर्फ बीजों के लिए होगा, ताकि नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर में जब भी वो XYZ
फसल वापस बोएगा तो वो खुद के ही खेत में जो क्वालिटी सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको वहां पर बो दिया जाएगा। और इस एरिया में जो सीड्स बोए जाएंगे, जो फसल बोई जाएगी सीड्स के लिए, उसके लिए राज्य सरकार जो है वो इंसेंटिव्स वगैरह देगी और थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह वो प्रोवाइड कर देगा। तो किसान को स्वावलंबित कर दिया गया। किसानों को अब अपने खेतों के लिए अलग से बीज खरीदने की आवश्यकता नहीं है। वो जो बीज है वो अपने ही खेत में उगा सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू एनेबल फार्मर्स टू प्रोड्यूस क्वालिटी सीड्स ऑन देयर ओन फील्ड्स फॉर देयर ओन यूज। ये जो सीड यहाँ पर बोए जा रहे हैं ये बाहर मार्केट में नहीं बेचे जाएंगे, खुद के द्वारा ही किसान यूज कर लेगा। सीड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, बार्ले, ग्राम, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मस्टर्ड एंड उड़द वेराइटीज अप टू 10 years old being taken under the scheme। डन। तो ये जो 10 साल तक की जो वेराइटीज हैं वीट और ये जो फसलों के मैंने नाम लिए, ये सारी चीजें इस स्कीम के अंदर में लाई गई है। इस स्कीम का मकसद सिर्फ यही है कि किसानों द्वारा क्वालिटी सीड्स जो है वो खुद के ही खेत में प्रोड्यूस की जाए, वो स्वावलंबित हो जाए बीजों को लेकर, वो बाहर से उनको खरीदना ना पड़े। तो इवेंचुअली जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो रिड्यूस हुई। जो पर केजी जो सीड्स खरीदे जा रहे थे बाहर से, वो अब खरीदे नहीं जाएंगे, किसान खुद ही खरीद लेगा। इसके अलावा जो नई क्वालिटीज है, मैंने आपको यहां पर एक चीज बताई थी, प्रमोशन ऑफ न्यू क्रॉप वेराइटीज। ये प्रमोशन ऑफ न्यू क्रॉप वेराइटीज किस तरह से होगा? नई तरह की जो फसलें हैं उनकी जो वेराइटीज है उनका प्रमोशन किस तरह किया जाएगा? वो किया जाएगा सीड मिनी किट दिए जाने पर। जो फार्मर्स हैं उनको नई वेराइटीज के सीड्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे टू पॉपुलराइज द न्यूली रिलीज्ड वेराइटी ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स अमॉन्ग द फार्मर्स। डन। कोई नई तरह का वेराइटी जो है वो सामने आई है, ठीक है, अभी इनोवेशन हुआ है, किसानों को उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन सरकार उन सीड मिनी किट्स को और ये टेस्टेड है कि वो पर्टिकुलर सीड्स जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, वो ज्यादा प्रोडक्शन में काम करेंगे। तो सरकार जो है वो सीड मिनी किट्स जो है वो किसानों को बांट रही है। खरीफ और रबी दोनों ही सीजन की फसलों के लिए अभी तक 31.50 लाख सीड मिनी किट जो है वो फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। तो राजस्थान में बीजों को टारगेट करते हुए जो 2 स्कीम चल रही हैं, वो पहली है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। अगर कोई दाल बोई जा रही है तो उस दाल के ही बीज किसान अपने ही खेत में उगाएगा और नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर में जब वो दाल बोई जाएगी तो फिर उन्हीं बीजों को यूज कर लिया जाएगा। अगर कोई नई क्रॉप वैरायटी इंट्रोड्यूस करनी है फार्मर्स में तो राजस्थान सरकार द्वारा सीड मिनी किट वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ये यहाँ पर मैंने इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाया कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है। एनेबलिंग फार्मर्स टू प्रोड्यूस क्वालिटी सीड्स ऑन देयर ओन फील्ड। इसके तहत 10 साल ओल्ड तक की कौन सी वैरायटीज आ रही हैं? वीट, बार्ले, ग्राम, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मस्टर्ड और उड़द। इसके अलावा बीजों के लिए 31.50 लाख सीड मिनी किट दिए गए और ये खरीफ और रबी सीजन दोनों के लिए ही है। डन। तो ये जो लास्ट मैंने स्लाइड आपको बताई उसके तहत मैंने आपको ये इन्फोग्राफिक यहाँ पर समझाने की कोशिश की। किसान जो है वो अपने ही खेत में बीज उगा रहा है, बेसिकली स्वावलंबित हो गया है। और ये इस तरह से सीड मिनी किट, ये देखिए पैकेट है, इस पैकेट के अंदर सीड्स है। किन फसलों की सीड्स है? जो नई क्रॉप वैरायटीज जो रिलीज हुई हैं उनके सीड्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो किसानों को प्रोवाइड कराए गए हैं, ताकि किसान जो है वो यहाँ पर अपने खेत में उनको बोए और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। आगे फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल हेल्थ की बात करेंगे, वो आगे पहले एक बार टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ये इन्फोग्राफिक के माध्यम से मैं समझा दूंगा। तो अभी के लिए मैंने आपको यहाँ पर सीड कंप्लीट करवा दिया। अब सॉइल हेल्थ की बात करते हैं। और सॉइल हेल्थ में सबसे पहली चीज मैंने बताया था कि मिट्टी की जो स्वास्थ्य है उसको बनाए रखने के लिए फर्टिलाइजर्स का उपयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स डाल दो। बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स होने चाहिए, बायो फर्टिलाइजर्स होने चाहिए, जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़े और सॉइल हेल्थ भी मेंटेन रहे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि राजस्थान एक डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन यहाँ पर है। 10 अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स हैं, अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के तापमान, टोपोग्राफी, वो सारी चीजें उसको ध्यान में रखते हुए उस मिट्टी के अकॉर्डिंग जो है वो फर्टिलाइजर्स वहां पर प्रोवाइड होनी चाहिए। और उस मिट्टी का पता कैसे चलेगा? उस मिट्टी का पता चलेगा सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा। सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए एग्रीकल्चरल लैब्स में आपकी मिट्टी की जांच की जाएगी और बताया जाएगा कि आपकी मिट्टी में इस पर्टिकुलर जो एलिमेंट है उसकी कमी है, फास्फोरस की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, तो वो वहां पर वो चीज पूरी कर दी जाएगी। तो इसके लिए सॉइल सैंपल जो है 4.7 लाख सॉइल सैंपल्स जो है वो कलेक्ट किए गए, इतने सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए गए। उन सॉइल हेल्थ कार्ड में पूरी सॉइल की जैसे अपन सीबीसी रिपोर्ट कराते हो आप,
ठीक है, सीबीसी आपने सुना होगा, ब्लड की रिपोर्ट, एक टेस्ट होता है, डायग्नोसिस होता है जिसमें ब्लड का टेस्ट सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल में ये बताया जाता है कि आपके आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, लिम्फोसाइट, ये सारी चीजें आती हैं उसमें। ठीक है, अगर इन केस डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ होता है तो ये कंफर्म होता है कि आपके ब्लड में इन्फेक्शन है। उसी तरह से यहाँ पर सॉइल हेल्थ कार्ड काम कर रहा है। मिट्टी के अंदर जितने भी तत्व है उनका परसेंटेज बताया जाता है कि इतना परसेंट पर्टिकुलर एलिमेंट है, और जिस भी एलिमेंट की कमी होती है उस एलिमेंट को पूरा करने के लिए उस तरह का फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। मान लीजिए नाइट्रोजन की कमी है तो यूरिया यूज किया जाएगा, डाई अमोनियम फॉस्फेट यूज किया जा सकता है, डीएपी, ठीक है, एसएसपी यूज किया जाता है, सिंगल फॉस्फेट, एनपीके यूज किया जा सकता है। एनपीके फर्टिलाइजर सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर, एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तीनों का एक पर्टिकुलर रेशियो में मिक्सचर होता है। तो वो सारी चीजें, ये सारे जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं ये बैलेंस्ड तरीके से तब यूज में लिए जाएंगे जब आपकी सॉइल टेस्ट होके सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो वहां पर मिलेगा। डन। तो सॉइल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा पहला जो इनिशिएटिव है वो ये है, सॉइल हेल्थ कार्ड को जारी करना, जिसके तहत सॉइल की जांच होगी और सारे एलिमेंट्स का बाइफर्केशन परसेंटेज वाइज वहां आएगा। ये पता चलेगा कौन सा एलिमेंट जो है वो मिट्टी में ज्यादा है, कौन सा एलिमेंट कम है, और उसके आधार पर यहाँ पर बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स जो है वो उपयोग में लिया जाएगा, जिसके तहत बहुत सारे फर्टिलाइजर्स जो है सप्लाई किए गए हैं फार्मर्स में। इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया हो गया, नीम कोटेड यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया, वो यूरिया की वैरायटी है। बेसिकली जब नाइट्रोजन की कमी होगी मिट्टी में तो यूरिया काम आएगा। ठीक है, डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, एसएसपी, सिंगल फॉस्फेट, एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इन सब की यूज लिया जाएगा। इसके अलावा ये तो केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए। अब अगर मैं बात करूं और अगर सॉइल हेल्थ की हम बात करेंगे तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, नैनो फर्टिलाइजर्स हैं, उनकी बात की जाएगी। और उन फर्टिलाइजर्स के कंजम्पशन को, केमिकल फर्टिलाइजर के कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए और फार्मर्स में बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और नैनो फर्टिलाइजर के उपयोग को एनकरेज करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उस योजना का नाम है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। गोवर्धन, गोवर्धन मतलब, ठीक है, जो कावडंग होता है वो सारी चीजें, जैविक मतलब ऑर्गेनिक, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, और योजना मतलब गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के दो काम है। पहला काम है किसानों के द्वारा जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एनपीके यूज हो रहा है, उसके कंजम्पशन को कम करना, और बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, नैनो फर्टिलाइजर के कंजम्पशन को बढ़ावा देना। इसके तहत क्या किया गया है, हर फार्मर को 10,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है। और कितने फार्मर्स को दिया गया है, हर ब्लॉक में 50 फार्मर्स को, टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वर्मी कंपोस्ट बाय यूजिंग कैटल वेस्ट। तो गोवर्धन का मतलब वो कैटल वेस्ट ही हो गया। डन। तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर फर्टिलाइजर है, नैनो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, ये आएगा कहां से, किसानों के माध्यम से आएगा। वो किसान जो लाइव स्टॉक जिन्होंने रख रखा है, जो पशुपालन करते हैं, वो किसान, उन किसानों को राजस्थान सरकार हर ब्लॉक के 50 किसानों को 10,000 रुपए प्रति किसान देगी, ताकि वो अपने कैटल वेस्ट से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, ऐसी खाद जिसमें ये जो केचुए वगैरह होते हैं, अर्थवॉर्म वगैरह होते हैं, वर्मी जो पेस्ट होते हैं वो ज्यादा हो, ताकि वो उपजाऊ जो हो मिट्टी हो। डन। तो इस तरह से यहां पर किया जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना का टारगेट क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, नैनो फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा देना। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना में कितने किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है, तो हर ब्लॉक में 50 फार्मर्स को दिया जा रहा है। कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है, 10,000 प्रति फार्मर दिया जा रहा है। उस 10,000 से वो फार्मर क्या करेगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करेगा बाय यूजिंग कैटल वेस्ट। उनके खेत में जितनी भी गाय, भैंस या बकरी है, उनसे उनका जो कैटल वेस्ट होगा, जो उनका रेसिड्यू जो भी चीज होगी, उससे वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है, वर्मी कंपोस्ट जो है वो बनाएगा। डन। तो ये यहां पर मैंने आपको बताया सॉइल हेल्थ के बारे में। डन, ये चीज क्लियर हुई। अब बात करते हैं एग्री क्लीनिंग के टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो चीज मैंने आपको यहां पर पढ़ाई, इसका एक बार इन्फोग्राफिक्स देख लेते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल हेल्थ, यहां पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राजस्थान का डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, जिसके लिए बैलेंस केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, और सॉइल हेल्थ को मेंटेन वो चीज रखेंगे। कौन कौन से फर्टिलाइजर्स होते हैं, यूरिया, बायो फर्टिलाइजर्स, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो यहाँ पर इशू किए गए हैं 2025-26 में, जिसके तहत उन सॉइल हेल्थ कार्ड को टारगेट रखते हुए 4.79 लाख यूरिया, ये सारी चीजें जो है बांटी गई है।
देन इसके अलावा गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना चल रही है, हर ब्लॉक के 50 किसानों को 10,000 रुपए यहाँ पर दिए गए हैं और ये सारी चीजें हुई है। इसके अलावा ये जो डेटा है ये मैंने उसमें नहीं लगाया, इतनी ऑनलाइन एप्लीकेशन आई थी, इतने अप्रूवल्स इशू हुए, इतना फाइनेंशियल अप्रूवल जो है वो इशू हो गया, ये आरएस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। राज किसान पोर्टल अपडेट, ये सारी चीजें ठीक है, आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए सही है। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं, पीडीएफ तो मैं दूंगा ही टेलीग्राम चैनल पर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हमारे शॉर्ट्स वगैरह में भी मैंने इनको डाल रखा है। डन, तो यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जब भी बात आएगी तो नमो दीदी ड्रोन योजना एक इंपॉर्टेंट योजना है और एग्री क्लिनिक जो है वो इंपॉर्टेंट योजना है। तो बात करते हैं नमो दीदी ड्रोन योजना की भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे एग्री क्लिनिक की। एग्री क्लिनिक में क्या हो रहा है, फार्मर्स की सहायता किस तरह से की जा रही है, टेक्नोलॉजी उन्हें किस तरह से प्रोवाइड की जा रही है एग्री क्लिनिक्स में। सबसे पहली चीज तो ये कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, कहां पर एग्री क्लिनिक्स कहां पर स्टैब्लिश किए गए हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। पहली चीज सॉइल टेस्टिंग की एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराना। दूसरा, क्रॉप रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। तो विभिन्न प्रकार की क्रॉप्स होती हैं, तो जिस तरह की क्रॉप जो है वो उगाई जा रही है उस पर्टिकुलर क्रॉप की इंफॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइड कराना। और तीसरी चीज, पेस्ट या डिजीज का ट्रीटमेंट जो है वो वहां पर प्रोवाइड कराना। तो एग्री क्लिनिक्स कहां पर स्टैब्लिश्ड है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में स्टैब्लिश है। जो एग्री क्लिनिक्स है वहां पर क्या प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को, एक्सपर्ट सर्टिफिकेट, एक्सपर्ट सर्विसेज फॉर सॉइल टेस्टिंग, क्रॉप रिलेटेड इंफॉर्मेशन और पेस्ट डिजीज ट्रीटमेंट। अगर वर्ष 2024-25 की बात की जाए तो अब तक 20 एग्री क्लिनिक्स जो है वो सेटअप हो चुके हैं और वर्ष 2025-26 में 13 और एग्री क्लिनिक जो है वो स्टैब्लिश होने की बात वहां पर चल रही है। टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में अगर हम बात करें दूसरी योजना की, तो वो है नमो ड्रोन दीदी योजना। इस स्कीम के अंतर्गत क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3% एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करा रही है लोन्स पे। जो लोन्स किसको दिए जा रहे हैं, विमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एसएचजी होते हैं उनको प्रोवाइड की जा रही है। किस लिए, एग्रीकल्चरल ड्रोन्स खरीदने के लिए और व्हीकल्स खरीदने के लिए फॉर देयर ट्रांसपोर्ट। तो जितनी सब्सिडी यहाँ पर ड्रोन खरीदने के लिए मिल रही है वो तो है ही, एडिशनल 3% सब्सिडी और दी जा रही है नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत। 1070 एग्रीकल्चर ड्रोन यहाँ पर खरीदे जाएंगे। देन उन ड्रोन्स को यूज करने का मकसद क्या होगा, यूज ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर स्प्रेइंग नैनो यूरिया एंड पेस्टिसाइड्स विल एंश्योर प्रिसाइज एंड इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। जो ड्रोन्स यूज में लिए जाएंगे, जो 1000 ड्रोन्स होंगे, जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 3% की एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा लोन में। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं, देन उसमें उस लोन में 10% की दर से ब्याज इंटरेस्ट पे लोन आपको मिल रहा है। कोई ऑलरेडी योजनाएं चल रही है एग्रीकल्चर की जिसमें वो 7% पे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ नमो ड्रोन डीडी योजना के तहत इसको 3% एडिशनल और यहाँ पर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन हो जाएगा। मतलब अब सिर्फ 4% पर ही ये लोन मिलेगा अगर आपको ड्रोन खरीदना है। अगर विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी को ड्रोन खरीदना है, कितने ड्रोन खरीदने हैं, 1070 ड्रोन खरीदने हैं। ड्रोन किस प्रकार के होंगे, एग्रीकल्चर ड्रोन होंगे। उनका काम क्या आएगा, नैनो यूरिया को स्प्रे करना और पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करना, प्रिसाइज और इफेक्टिव एप्लीकेशन उसकी हो सके। दिस इनिशिएटिव विल प्रमोट इनोवेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर बाय इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस से। तो ये जो दो योजना है, ये ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर चार्ट में बताया। टेक्नोलॉजी में दो बातें की गई थी, नमो ड्रोन दीदी योजना और एग्री क्लिनिक। तो एग्री क्लिनिक तो अब तक कितने इंस्टॉल जो है, कितने चालू हो चुके हैं, 2024-25 में 20 और 25-26 में 13। डन। कहां पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। क्या ऑब्जेक्टिव है, सॉइल टेस्टिंग की एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराना, क्रॉप रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना और पेस्ट एंड डिजीज ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना। नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में आपसे पूछा जाए तो पहला फैक्ट तो यह है कि 3% एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा लोन्स पे। दूसरा, लोन्स किसको मिलेंगे, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, विमेन को मिलेंगे। ड्रोन दीदी योजना है तो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तीसरी चीज, कितने ड्रोन, तो 1070 एग्रीकल्चरल ड्रोन। उन ड्रोन का मकसद क्या होगा, नैनो यूरिया को प्रिसाइज लोकेशन और इफेक्टिव एप्लीकेशन की जा सके, नैनो यूरिया स्प्रेइंग की और पेस्टिसाइड स्प्रेइंग की। डन। अब नेक्स्ट बात करते हैं पशु सखी और कृषि सखी। ये एक तरीके से हेल्पर या अटेंडेंट के तौर पर कृषि
एग्रीकल्चरल सखी मतलब ऐसी लेडीज जो कृषि में सहायता हेल्प प्रोवाइड करें, और पशु सखी मतलब ऐसी लेडीज जो पशु लाइव स्टॉक के लिए सहायता प्रोवाइड करा सके। और ये किसके अंदर होगा? राजस्थान आजीविका परिषद, राजीविका जो है उसकी एक्टिविटीज है जो विमेन द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। इसके अंतर्गत 37,369 सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और वो जो मेंबर्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के वो पशु सखी की तरह काम करेंगे, और कुछ जो मेंबर्स हैं 36,787 जो है वो कृषि सखी की तरह काम करेंगे। देन हेल्पर्स की तरह काम करवाना है इनको, एग्रीकल्चरल हेल्पर्स की तरह या लाइव स्टॉक हेल्पर्स की तरह। देन हर उस सेक्टर में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, कोई भी आपको काम करना है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, उसमें आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, क्रेडिट की आवश्यकता पड़ेगी। और एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एग्रीकल्चर सेक्टर को एक एडिशनल पुश देने के लिए। तो अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल क्रेडिट की। एग्रीकल्चरल क्रेडिट का सीधा सीधा मतलब है कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराना फार्मर्स को और एग्री बिजनेसेस को, ताकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। देन फाइनेंशियल सर्विसेज के तहत फंड्स प्रोवाइड कराना, जिन फंड से क्या हो सके, इनपुट्स को परचेज किया जा सके। इनपुट्स क्या क्या होंगे? पहला इनपुट हो जाएगा सीड, दूसरा इनपुट हो जाएगा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, तीसरा इनपुट हो जाएगा ड्रोन्स वगैरह या वो सारी चीजें। डन। इसके अलावा इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए फंड चाहिए, और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को परचेज करने के लिए फंड चाहिए। वो सारे फंड्स जो है वो एग्रीकल्चरल क्रेडिट कहलाता है। लोन लिया जा रहा है, क्रेडिट पे पैसा लिया जा रहा है, उधार पैसा लिया जा रहा है, वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को एडिशनल पुश जो है वो प्रोवाइड कराता है, ताकि क्या हो सके, प्रोडक्टिविटी एनहांस हो सके और सस्टेनेबिलिटी जो है एग्रीकल्चर में दिख सके। डन। अब क्रेडिट भी अफोर्डेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी किसान को 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो उसकी एवज में ब्याज बहुत ज्यादा हो गया, ऑप्टिमम ब्याज होना चाहिए। डन। तो उसे हम कहते हैं अफोर्डेबल क्रेडिट। एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर बूस्टिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंप्रूविंग फूड सिक्योरिटी एंड रिड्यूसिंग रूरल पॉवर्टी। मतलब अगर किसी किसान ने 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो 1 साल बाद जब भी उसको वो लोन चुकाना पड़े तो उस लोन पे इतना ज्यादा ब्याज ना हो कि वो 1 लाख का लोन जो है 1,20,000 का, 1,15,000 का हो जाए। एक ऑप्टिमम, एक अफोर्डेबल क्रेडिट हो। ठीक है। इसी से क्या होगा? पॉवर्टी रिड्यूस होगी, फूड सिक्योरिटी इंप्रूव होगी और एग्रीकल्चर क्रेडिट को बूस्ट मिलेगा। तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है वो एक तरीके से बैकबोन का काम करता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए, और वो अफोर्डेबल और एक्सेसिबल होना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं हो कि भाई क्रेडिट मिल रहा है, अफोर्डेबल रेट्स पे मिल रहा है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपको शहर जाना पड़ रहा है, कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है। तो उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो स्कीम राजस्थान सरकार लाई है। देन वो हम आगे पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर क्रेडिट के अंदर जो भी चीजें आ रही है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आ रहा है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज समझने की आवश्यकता है कि एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है उसके लिए फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेसिबल होना, अफोर्डेबल होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि उसको एक बूस्ट मिल सके एग्रीकल्चर ग्रोथ को, फूड सिक्योरिटी इंप्रूव हो सके और रूरल पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हो सके। डन। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? एग्री क्लिनिक के बारे में बताया। एग्री क्लिनिक 2024-25 में कितने बने? 20। 25-26 में कितने बन रहे हैं? 13। ये एग्रीकल्चर क्लिनिक है। और इसके अंदर में क्या हो रहा है? इस एग्रीकल्चर क्लिनिक के अंडर में किसान जो है वो सॉइल टेस्ट करा पा रहा है, जो है ट्रेनिंग ले पा रहा है, और बाकी सारी चीजें एग्रीकल्चर क्लिनिक में हो रही है। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बनाने का नवाचार जो है चल रहा है। इसके अलावा दूसरी बात करें, नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में मैंने आपको बताया। 3% ब्याज अनुदान मिल रहा है। इसको मिलेगा महिला स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको मिलेगा। वो उस पैसे से क्या करेंगी? ड्रोन खरीदेंगी। किस तरह का ड्रोन? कृषि ड्रोन खरीदेंगी। कितने? 1070, ताकि सटीक छिड़काव जो है वो यहां पर किया जा सके। ठीक है। पशु सखी और कृषि सखी की बात मैं आपको बता चुका। ये देखिए, ये जो औरत आपको यहाँ देखने को मिल रही है, जो दीदी आपको यहाँ देखने को मिल रही है, ये है कृषि सखी। ये हेल्प करा रही है कृषि संबंधी एक्टिविटीज में। और ये जो स्त्री आपको यहाँ देखने को मिल रही है, ये पशु सखी। ठीक है। नंबर ऑफ ये मैंने बता ही दिया। अब बात की जाए एग्रीकल्चर क्रेडिट की, कृषि ऋण की, तो किसानों के लिए सस्ती और सुलभ वित्तीय सेवाएं प्रोवाइड कराना, अफोर्डेबल लोन हो, एक्सेसिबल लोन्स हो, इनपुट और इक्विपमेंट को खरीदने के लिए वो लोन हो, जिससे कि फाइनल आउटकम क्या निकले? एग्रीकल्चरल ग्रोथ हो। डन। अब जो कॉपरेटिव है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो वो कॉपरेटिव बैंक से, कॉपरेटिव सोसाइटी से
मिलता है जो ग्रामीण एरिया होते हैं वहाँ पर, ठीक है। बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यहाँ पर काम कर रही हैं, 42,858, जिसके अंतर्गत 23 फेडरेशन है, 24 मिल्क यूनियन है, 38 कंज्यूमर होलसेल स्टोर्स हैं, और ये सारी चीज़ें जो मिलकर है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तरह काम कर रही हैं राजस्थान स्टेट में। इसके अलावा क्रेडिट की बात की जाए तो 29 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं फॉर प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन वो होते हैं जिनको चुकाने का समय 1 साल से कम होता है। अगर किसी किसान ने लोन लिया है और वो लोन 1 साल से कम समय के लिया है तो उसे शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। इसके अलावा 36 प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल लोन। लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल लोन वो लोन है जिनका चुकाने का जो समय होता है वो 1 साल से ज्यादा होता है। जनरली अगर कोई किसान अपनी फसल के लिए लोन ले रहा है तो वो शॉर्ट टर्म लोन लेगा, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से लेगा। डन। जैसे ही फसल कटेगी वो उसको बेच के अपना लोन चुका देगा। अगर कोई व्यक्ति जमीन खरीदने के लिए या कोई और इक्विपमेंट खरीदने के लिए लोन ले रहा है तो वो लॉन्ग टर्म लोन होगा जो 36 प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक से मिलता है। डन। ये थोड़ा सा डेटा यहाँ पर अमाउंट का लिखा हुआ है जो काम नहीं आता। इसके अलावा यहाँ भी ये डेटा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डन। इस तरह के सवाल नहीं पूछते, मैंने यहाँ पर इसलिए इंक्लूड कर लिया ताकि आप चाहें तो पढ़ सकें, आप चाहें तो पीडीएफ में भी इंक्लूड हो, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा विमेन कॉपरेटिव्स यहाँ पर चल रहे हैं टू एम्पावर विमेन इन रूरल एरियाज थ्रू कॉपरेटिव्स। कितने 25-26 में वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए 15 लाख रुपए जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अलॉट किया गया है। राजीविका महिला सर्वांगीण विकास कॉपरेटिव सोसाइटीज जो है वो फॉर्म की गई है स्टेट में। इसके अलावा शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं 0% इंटरेस्ट रेट पर। 2025-26 में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स द्वारा एग्रीकल्चर क्रॉप लोन्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। ये जो डेटा है, जो नंबर है कि कितने लोन्स प्रोवाइड किया कराए गए, कितने फार्मर्स को प्रोवाइड किया गया, ये आरपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेंस में अगर कोई 10 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बताओ कि एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, तो आप इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकें। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, विमेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक, इन सबका आप उल्लेख वहां पर कर सकें। ठीक है। टू एनकरेज टाइमली रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन के टाइमली रीपेमेंट को एनकरेज करने के लिए राजस्थान सरकार ने इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड कराई है उन फार्मर्स को जो अपने क्रॉप लोन अमाउंट को प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट में पे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख का लोन लिया है, ठीक है, और वो लोन जो है वो 10% पर है। 1 साल बाद आपको 1,10,000 रुपए जमा कराने हैं वापस बैंक को। अगर आप टाइमली ये पैसे जमा करा देते हैं तो आपको थोड़ी सी रिबेट मिलकर ये हो जाता है कि ठीक है अब आप 1,06,000 जमा करा दीजिए, 4% का आपको रिबेट जो है वो इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो मिल चुकी है। देन इसके अलावा यहाँ पे राजस्थान रूरल लाइवलीहुड लोन स्कीम चली है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में लाइवलीहुड मतलब आजीविका के लिए लोन। अगर कोई व्यक्ति राजस्थान के ग्रामीण एरिया में रह रहा है तो अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए, कोई भी बिजनेस सेटअप करने के लिए, कुछ भी सेटअप करने के लिए वो लोन ले सकता है। इसके अंतर्गत कौन कौन लोन ले सकते हैं? अब ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए है। रूरल आर्टिशंस, member of rural families earning their livelihood through non-agricultural activities, and family members of small and marginal farmers who meet their eligibility criteria under the scheme are provided loans through cooperative banks। ये loans भी कहाँ से मिलते हैं? cooperative बैंक से मिलते हैं। सहकार किसान कल्याण योजना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्लेज लोन, कोऑपरेटिव किसान क्रेडिट कार्ड, जितने भी शॉर्ट टर्म लोन यहाँ पर लिए जाएंगे वो किसके द्वारा लिए जाएंगे? किसान क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बेसिकली होता क्या है? आज आप कोई चीज खरीदो और उस चीज का पेमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद किया जा सके, तो वैसा ही किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ पर फार्मर्स को प्रोवाइड करवाया गया है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा बेसिकली, जिसमें आप शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन ले सकते हैं, मतलब 1 साल से कम का जो लोन है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरी स्कीम है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस प्लेज लोन स्कीम। आपको लोन दिया जाएगा लेकिन इस शर्त पे दिया जाएगा कि आप जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, और वो जो लोन होगा वो मात्र 3% की इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। ये इंटरेस्ट 3% सब्सिडी नहीं है, टोटल ही 3% इंटरेस्ट रेट है। डन। इसके अलावा सहकार किसान कल्याण, द स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड दिस स्कीम टू मीट एग्रीकल्चरल क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स टू फार्मर्स इन एडिशन टू क्रॉप लोन्स, लोन डिस्बर्समेंट थ्रू ब्रांचेस ऑफ सीएसबी। ठीक है, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो यहाँ पर सहकार किसान कल्याण योजना के तहत आपको लोन्स प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये जो लोन होगा ये
क्रॉप लोन्स के अलावा जो भी लोन चाहिए किसान को वो यहाँ पर मिलेगा। मान लीजिए किसान है, उस किसान ने शॉर्ट टर्म लोन ऑलरेडी ले रखा है बैंक से, वो लोन तो फसलों के लिए रखा है लेकिन उसको अपनी बेटी की शादी करनी पड़ गई या अपना कोई घर बनाना पड़ गया, तो वो जो लोन है 10 लाख रुपए तक का लोन एग्रीकल्चर एंड लाइड पर्पज के लिए या उसके अलावा के लिए कोऑपरेटिव बैंक से जो है वो लोन फैसिलिटीज वहां पर मुहैया कराई जा सकती है। तो ये विभिन्न वो फैसिलिटीज हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा एग्रीकल्चर क्रेडिट वहां पर मिल रहा है राजस्थान में। बात करें लोन फैसिलिटी टू सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह जो होते हैं महिलाओं के आजीविका के तहत, उनको लोन फैसिलिटी मिलती है। डन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण उसमें रह रहा है और वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने खुद के व्यापार के लिए कोई लोन लेना चाहता है तो 50,000 तक का लोन जो है वो उसको मिल जाता है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए ऑलरेडी स्कीम्स चल रही हैं। नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की अगर बात की जाए तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम चल रही है जिसके तहत 50,000 का लोन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए। लोन टेन्योर कितना होगा? 5 ईयर्स। देन इसके अलावा राजस्थान कोऑपरेटिव गोपाल क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम जो है वो चल रही है ग्रामीण इलाकों में, जहां पर मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो फैमिलीज जो हैं वो काम कर रही हैं उनको वहां पर लोन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। टू सपोर्ट फैमिलीज एंगेज्ड इन एक्टिविटीज व्हाइल प्रमोटिंग कैटल कंजर्वेशन द स्टेट गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड द स्कीम। तो बेसिकली गोपाल वो हैं जो गोपालन का काम कर रहे हैं, गायों के पालन का काम कर रहे हैं, डेयरी और मिल्क प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं ग्रामीण इलाकों में, उनको यहां पर राजस्थान कोऑपरेटिव गोपाल क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम मिल रही है। देन इंटरेस्ट फ्री शॉर्ट टर्म लोन्स यहां पर दिए जाएंगे। 1 लाख रुपए का लोन है, कितने लोगों को दिया जाएगा? 2.5 लाख डेयरी फार्मर फैमिलीज को। डन। तो राजस्थान, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान कोऑपरेटिव गोपाल क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम जो है वो किसके लिए? तो जहां भी क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ आ जाए आप समझ लीजिए शॉर्ट टर्म लोन से, पहली चीज। दूसरी, गोपाल शब्द आ गया मतलब वो गोपालन से रिलेटेड है, वो मिल्क प्रोडक्शन डेयरी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। क्रेडिट कार्ड आ गया तो शॉर्ट टर्म लोन है। शॉर्ट टर्म लोन मतलब 12 महीने से कम का लोन है। कितने अमाउंट का लोन है? 1 लाख रुपए का लोन है। कितने लोगों को मिलेगा? 2.5 लाख डेयरी फार्मर्स को मिलेगा। डन। और इसके लिए बजट प्रोविजन या अमाउंट वगैरह है, 150 करोड़ का बजट प्रोविजन है। और इसके अलावा कितनी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आई, कितनी एप्लीकेशंस को अप्रूवल मिल गई, ये आरपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। आरपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन, राजस्थान कोऑपरेटिव गोपाल क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम किनको टारगेट कर रही है? बेनिफिशियरीज कौन है? तो जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, जो डेयरी सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए स्कीम है। इसमें किस तरह का लोन मिलता है? तो उसमें शॉर्ट टर्म लोन मिलता है, इंटरेस्ट फ्री मिलता है। अगर आपने 1 लाख रुपए लिए हैं तो आपको चुकाने भी 1 लाख रुपए ही हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं चुकाना है आपको। ठीक है। कितने का लोन मिल रहा है? 1 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, 1 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है, इंटरेस्ट फ्री मिल रहा है, शॉर्ट टर्म मिल रहा है, 12 महीने से कम के लिए मिल रहा है। और कितने लोगों को मिलेगा? 2.5 लाख डेयरी फार्मर फैमिलीज को मिलेगा। इसके लिए राजस्थान सरकार ने कितना बजट प्रोविजन किया है? 150 करोड़ रुपए। डन। तो ये सारी चीजें समझ में आई, ये क्रेडिट का खेल चल रहा है सारा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कब स्थापित किया गया? पहला क्वेश्चन। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा 15 मई 2020 को स्थापित किया गया। अब सबसे पहली बात, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो नेशनल लेवल पर है। किसने अनाउंस किया था? ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने। कब अनाउंस किया था? ये कोविड काल में अनाउंस किया गया फंड है, 15 मई 2020। डन। किसके द्वारा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। डन। कितने का फंड है ये है 1 लाख करोड़। अब यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? इसके लिए ये किस लिए किया गया था? टू क्रिएट फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फार्मर्स। फार्मर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहां पर प्रोवाइड किया जाना। डन। अंडर AIF एन इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 3% पर एनम इज गिवन ऑन ऑल लोन्स अप टू द लिमिट ऑफ 2 करोड़। किसानों के लिए जितने भी लोन्स चल रहे हैं जो 2 करोड़ से कम के हैं, उन पर 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से निकाली जाती है। डन। मान लीजिए आपने लोन लिया है 1 लाख रुपए का। डन। उस 1 लाख रुपए पे 10% के हिसाब से आपको 1,10,000 जो है वो चुकाने हैं। ठीक है।
लेकिन आपको 3% की सब्सिडी दे दी गई। अब कितनी सब्सिडी है, कितना इंटरेस्ट है, 7%। मतलब अब आपको कितना चुकाना है, 1,07,000 रुपए चुकाना है। तो ये जो 3,000 रुपए का डिफरेंस यहां पर आया, हर 1,00,000 रुपए पे जो 3,000 रुपए का जो डिफरेंस आया, ये 3,000 रुपए निकाले जाएंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से। जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1,00,000 करोड़ रुपए का है, जो बनाया गया था ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा 15 मई 2020 को। डन। तो आप याद रखिए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया ताकि एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का काम किया जा सके। 15 मई 2020 को यह काम किया गया। 1,00,000 करोड़ इसकी समय सीमा है और जितने भी 2 करोड़ से कम के लोन्स हैं उन पर 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो यहां पर दी जाती है। AIF जो है वो लिंक किया गया है PACS एज ए मल्टी सर्विस सेंटर से, और कितने अमाउंट का लोन अब तक डिस्बर्स हुआ है ये डेटा RPSC पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहां तक चीजें समझ में आई, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड चीजें समझ में आ रही हैं सारी, ठीक है। मैंने आपको पहले यहाँ पर किस तरह से डिजाइन करके पढ़ा रहा हूँ वो चीजें भी इंपॉर्टेंट है। सीड यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं अपन, सॉइल हेल्थ कंप्लीट कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्रेडिट के बारे में बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंश्योरेंस के बारे में हमें पढ़ना है और ट्रेनिंग के बारे में हमें पढ़ना है। 10 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए इंटीग्रेटेड सपोर्ट सिस्टम जो है उसकी व्याख्या करिए। तो उसमें जो है आपको 6 सामने सेगमेंट दिख रहे हैं, इन सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर को इस तरह से फ्रेम करना है कि आप अपने आंसर को 6 भागों में तोड़े। एक भाग सीड पर हो, एक सॉइल हेल्थ, एक क्रेडिट, एक इंश्योरेंस, एक टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, और फिर इसके अंदर आप उसको एक्सप्लेन करते हुए सारी योजनाओं का व्याख्यान जो है वो आप प्रस्तुत कर सकें। इस तरीके से अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अपन ने यहां पर क्या पढ़ा, सबसे पहले एक बार और आपको रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले सीड पढ़ाया मैंने आपको, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। फिर सीड मिनी किट मैंने आपको पढ़ाया, इंफोग्राफिक्स के माध्यम से समझा दिया। फर्टिलाइजर और सॉइल हेल्थ में सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में बताया, फर्टिलाइजर्स कौन कौन से डाले जा रहे हैं वो बताया। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के बारे में बात हुई। एग्रीकल्चर क्लिनिक्स कितने बने हैं, 20 और 13, इसलिए बने हैं सॉइल टेस्टिंग के लिए, क्रॉप रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए और पेस्ट डिजीज ट्रीटमेंट के लिए। कहां बने हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहां पर। उसके बाद नमो ड्रोन दीदी योजना, 1070 ड्रोन्स, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन लोन पर विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाएगा, नैनो यूरिया और पेस्टिसाइड को प्रिसाइज लोकेशन पर स्प्रे करने के लिए। पशु सखी, कृषि सखी की बात हो चुकी। एग्रीकल्चर क्रेडिट, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ये सारी चीजें मैं आपको जो है बता चुका हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये क्वेश्चन जो है वो मेंस में 3 नंबर का पूछा जा सकता है। तो याद रहे ये 2020 की बात है जब यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने 15 मई 2020 को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया, जिसकी कुल कीमत 1,00,000 करोड़ थी। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए काम यहां पर किया गया। डन। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम फार्मर्स के लिए, क्रॉप इंश्योरेंस। जो आपदा के समय पर जो किसानों की मदद के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर जो प्ले होता है वो इंश्योरेंस का होता है, बीमा का, कि फसल का बीमा करवा दिया गया है। कि आपने अगर 1,00,000 रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं अपनी खेती में और किसी कारणवश ओलावृष्टि हो गई या अतिवृष्टि हो गई या अनावृष्टि हो गई, बारिश ही नहीं हुई, तो फसल पूरी खराब हो जाती है। उस फसल को खराब होने की स्थिति में अगर खरीफ की फसल है तो कितना % प्रीमियम दिया जाएगा, रबी की फसल है तो कितना % प्रीमियम दिया जाएगा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है तो कितना % प्रीमियम दिया जाएगा, और उस हिसाब से बाकी जो पूरा अमाउंट है वो सरकार वहां पर वहन करेगी अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसको डिटेल में समझाऊंगा कि ये कब स्टार्ट होती है, कौन कौन सी क्रॉप्स इसके अंतर्गत आती है, कितना % जो है वो प्रीमियम, फार्मर्स को कितना % प्रीमियम दिया जाएगा और बाकी सरकार किस तरह से वहन करेगी, वो सारी बात हम यहाँ पर समझेंगे और इन्फोग्राफिक्स की मदद से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डन। तो शुरू करते हैं क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में समझना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जितने भी अनफोर्सीन इवेंट्स हैं, कोई भी आपदा हो गई या कोई भी अनफोर्सीन इवेंट हो गया, उस दौरान क्रॉप फेल हो जाने पर या क्रॉप लॉसेस होने पर किसानों की रक्षा करने के लिए यहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई गई,
जो इंप्लीमेंट हुई कब से? खरीफ 2016 से। खरीफ 2016 का मतलब मॉनसून 2016 से। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? मॉनसून के टाइम पर बोई जाती है, 2016। तो ये याद रहेगा। लास्ट ईयर 10 नंबर का क्वेश्चन जो है यहां से पूछा गया, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। Done. So to protect farmers against crop losses and crop failures in case of unforeseen events, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana has been implemented since खरीफ 2016। ये जो स्कीम है ये कवर करती है ग्रेन क्रॉप्स को, मतलब पल्सेस, मिलेट, सिरिल्स, ऑयल सीड्स को और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को। अब इसमें कुछ प्रीमियम जो है वो फार्मर्स को देना पड़ेगा और बाकी सारा जो वित्तीय भार है वो सारा स्टेट गवर्नमेंट पर है। स्टेट फंडेड स्कीम है ये बेसिकली। डन। खरीफ क्रॉप अगर हो रही है कि अगर कोई खेती जो है वो खरीफ के सीजन में की जा रही है, मतलब मॉनसून पर बोई जा रही है, तो किसान को 2% ही प्रीमियम उसका भरना है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की अगर खेती की है तो आपको 2000 रुपए ही खरीफ फसल के लिए देने पड़ेंगे। डन। रबी क्रॉप की अगर आपको इंश्योरेंस कराना है तो रबी क्रॉप मतलब वो फसल जो दिवाली के बाद बोई जा रही है, जिसको होली के टाइम पर काटा जाएगा, उसके लिए 1.5% का प्रीमियम जो है वो किसान द्वारा भुगता जाएगा। और क्रॉप फेलियर की स्थिति में या क्रॉप लॉस की स्थिति में बाकी जो वित्तीय भार है वो किस पर होगा? राजस्थान सरकार पर होगा। यही बात अगर कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात की जाए तो वहां पर किसानों द्वारा 5% का प्रीमियम भरा जाएगा, बाकी पूरा वित्तीय भार राजस्थान सरकार। ठीक है। फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम सब्सिडी एंड इंसेंटिव टू प्राइमरी वर्कर्स फॉर कंडक्टिंग क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स, स्टेट फंडेड स्कीम इज इन ऑपरेशन। डन। और इसके तहत 6206 करोड़ रुपए जो है वो अब तक इंश्योरेंस क्लेम्स सेटल किए जा चुके हैं 31 दिसंबर 2025 तक। डन। अभी जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार कब आई सरकार में? 15 दिसंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2025, 2 सालों में, मुश्किल 2 साल 15 दिन में 6206 करोड़ का जो इंश्योरेंस क्लेम्स है वो सेटल किए जा चुके हैं। तो ये एक मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक तरीके से ये एक छतरी का काम करता है, ये एक अम्ब्रेला का काम करता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो किसानों की फसल को सुरक्षित रखने का काम करता है। अगर किसी वजह से, किसी अनफोर्सीन इवेंट की वजह से फसल खराब होती है तो किसानों के ऊपर वित्तीय भार नहीं आएगा। वो वित्तीय भार जो है वो बीमा की वजह से सरकार के ऊपर जाएगा। देन रबी की क्रॉप्स पर कितना है? 1.5% प्रीमियम देना है किसान को। खरीफ क्रॉप्स अगर वो बो रहा है तो 2% का प्रीमियम देना है किसान को, बाकी पूरा राजस्थान सरकार। अगर ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप है तो 5%। कितने क्लेम्स अब तक हुए? 6206.61 करोड़ रुपए के। डन। तो इस तरह से हमने इंश्योरेंस, जो क्रॉप इंश्योरेंस की बात जब भी की जाएगी तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम बहुत अच्छे तरीके से लिया जाएगा, क्योंकि ये जब प्रकृति जो है वो किसानों के ऊपर जब हावी होती है तब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो किसानों का सहारा बनती है। डन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, शायद इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस इन राजस्थान। देखो, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, विभिन्न प्रकार का टेम्परेचर, मिट्टियां, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, हर चीज जो है वो अलग अलग है। इस स्थिति में, और रेनफॉल की भी कोई गारंटी नहीं है कि अच्छी होगी, बुरी होगी, या क्या वहां पर किया जाएगा, उन चीजों का भी पता नहीं है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए डाइवर्सिफिकेशन की जो बात है वो मैं आपको पहले दिन से कहता आ रहा हूं, जब से एग्रीकल्चर वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम। एग्री फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना, उसमें डाइवर्सिटी लाना। इतनी डाइवर्सिटी कि सिर्फ जो किसान सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे, फसलों पर निर्भर रहता था, उसको आपने सोलर प्लांट भी लगवाए हैं, उसको आपने पशुपालन भी करवाया है, मत्स्य पालन भी कराया है, मधुमक्खी पालन भी करवाया है, और साथ में अब यहां पर बात की जा रही है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस की, बागवानी वहां पर की जाए। लार्ज स्कोप है राजस्थान में डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का, और ये एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है ग्रामीण जनता को, डाइवर्सिफाई करेगा रूरल इकोनॉमी को टुवर्ड्स एग्रो प्रोसेसिंग एंड अदर एंसिलियरी एक्टिविटीज। अगर बात की जाए इन सब चीजों की, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी जो है वो मिशन यहां पर चल रहे हैं, जिनमें से सबसे पहले मिशन की अगर मैं बात करूं तो वो है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। आगे मैं आपको नेशनल बैम्बू मिशन के बारे में बताऊंगा,
और भी काफी चीजें हैं, लेकिन अभी हम फोकस करते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के 3 पॉइंट है। पहला, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज का जो एरिया है उसको बढ़ाना, कि अगर आज हॉर्टिकल्चर बागवानी फूलों की फलों की खेती जो है वो मान लीजिए 2 हेक्टेयर में हो रही है तो उसको बढ़ाकर 4 हेक्टेयर, 6 हेक्टेयर, 8 हेक्टेयर करना। तो बेसिकली जो हार्वेस्टिंग एरिया है उसको बढ़ाना, पहली चीज। दूसरा, प्रोडक्शन को बढ़ाना, कि आज अगर 1 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है तो कल 10 यूनिट का प्रोडक्शन हो, उस प्रोडक्शन को बढ़ाना। और अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, कि कम एग्रीकल्चर एरिया में ज्यादा प्रोडक्टिविटी देना ऑफ डिफरेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक। और हॉर्टिकल्चर में, बागवानी क्रॉप्स में क्या क्या चीजें आती हैं? पहली फल, दूसरा मसाले, तीसरा फूल, फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड फ्लावर्स। और ये जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है ये चल रहा है राजस्थान के 41 डिस्ट्रिक्ट्स में। और जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ये नहीं चल रहा है, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, 41 डिस्ट्रिक्ट्स में तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन चल रहा है, जिसके तहत किसानों का एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। कौन कौन सी? फ्रूट्स की, स्पाइसेस की और फ्लावर्स की जो क्रॉप्स हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, उनका एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है राजस्थान के 41 डिस्ट्रिक्ट्स में। अब उन डिस्ट्रिक्ट्स का क्या जिनमें एनएचएम नहीं चल रहा, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन नहीं चल रहा, वहां पर राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत हम उस चीज का उत्थान करवाएंगे। डन। तो यहां पर कितना बजट अलॉट किया गया, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, आरपीएससी को इससे कोई मतलब नहीं है। आरपीएससी को मतलब है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन राजस्थान के 41 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के एरिया को बढ़ावा देने का काम करता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने का काम करता है, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन सी? फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड फ्लावर्स। डन। और इसके लिए कितने ऑर्चर्ड्स जो हैं, फ्रूट ऑर्चर्ड्स इंस्टॉल किए गए, ये प्लास्टिक मल्चिंग, ये भी, ये जो इस तरह का डेटा होता है ये आरपीएससी के काम का नहीं होता। मैंने यहाँ इसलिए इंक्लूड कर दिया कि आपकी इच्छा है तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना तो अच्छा ही होता है, जितनी इंफॉर्मेशन है उतना अच्छा। नेक्स्ट जो मिशन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड चल रहा है वो है नेशनल बैम्बू मिशन, और ये स्टेट में अब लॉन्च होगा, ये अभी हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये काम कर रहा है। बैम्बू हॉर्टिकल्चर में आता है और इसके तहत हाईटेक और स्मॉल नर्सरीज जो है वो बनाई जाएगी प्राइवेट सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर्स के द्वारा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बैम्बू प्लांट्स। बैम्बू प्लांट्स का प्रोडक्शन करवाया जाएगा। इसके अलावा बैम्बू प्लांट्स के प्रोडक्शन के लिए स्किल बिल्डिंग की आवश्यकता जो होगी वो की जाएगी, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनुअल एक्शन प्लान जो है वो ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है, और बजट प्रोविजन जो है 2025-26 का वो है 100 लाख रुपीस नेशनल बैम्बू मिशन। तो हम जो बात कर रहे हैं वो कृषि को और डाइवर्सिफाई करते हुए हॉर्टिकल्चर की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा कैसे मिलेगा? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन से मिलेगा। हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा मिलेगा नेशनल बैम्बू मिशन से मिलेगा, जिसमें बैम्बू की खेती, नर्सरीज, हाईटेक उसमें करवाई जाएगी, हाईटेक नर्सरीज और स्मॉल नर्सरीज में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर द्वारा। तीसरी, एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम यहां पर लाई गई है, जिसके तहत न्यू नर्सरीज का एस्टेब्लिशमेंट कराया जाएगा, चाहे वो हाईटेक नर्सरीज हो, चाहे वो बिग नर्सरीज हो, स्मॉल नर्सरीज हो, ताकि सैपलिंग्स जो है वो वहां पर बोए जा सके। तो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री कंबाइंड, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट जितनी भी सैपलिंग्स हैं, जितने भी पौधे हैं, उनको एग्रीकल्चर करना उनका बेसिकली काम है नर्सरीज के एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। तो एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम के तहत जो है वो नर्सरीज का एस्टेब्लिशमेंट होगा, न्यू नर्सरीज का एस्टेब्लिशमेंट होगा। अब वो नर्सरीज कौन सी हो सकती है? हाईटेक हो सकती है, बिग हो सकती है, स्मॉल हो सकती है। उन नर्सरीज में क्या होगा? सैपलिंग्स जो है, नए पौधे जो है वो तैयार किए जाए। डन, क्लियर है? आगे चले। हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए अंतिम जो प्रयास यहां पर किया जा रहा है वो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। डन। इस राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में डेट पाम कल्टीवेशन, जो खजूर की खेती है वो करना, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट करवाना उन डिस्ट्रिक्ट में जहां पर एनएचएम सपोर्ट नहीं मिल रहा। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का सपोर्ट जिन डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं मिल रहा है उन डिस्ट्रिक्ट्स में हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट कराना है। डन। इसके अलावा डेट पाम कल्टीवेशन कराना है, और अर्बन एरियाज में वेजिटेबल क्लस्टर्स जो हैं वो तैयार करवाने हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत काम हो रहा है। इसके अलावा यहां पर जितने भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चल रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चल रहे हैं, उनकी पावर को बढ़ाना, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम जो है वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कर रही है।
It also focuses on strengthening centers of excellence in झालावाड़, धौलपुर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, जयपुर के बस्सी में और कोटा के नंदा में, फॉर प्रमोटिंग प्रोटेक्टेड फार्मिंग एंड डेवलपिंग नर्सरीज। डन। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मकसद जो है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का जो मकसद है वो पहला मकसद है डेट पाम कल्टीवेशन करना, दूसरा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट कराना उन जिलों में जिन जिलों में एनएचएम सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तीसरा वेजिटेबल क्लस्टर्स बनवाना अर्बन एरियाज में। इसके अलावा जितने भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चल रहे हैं राजस्थान में उनको स्ट्रेंथनिंग करना। डन। तो इस तरह से सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए समझाई। पहली चीज नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जैसे फ्रूट्स, स्पीसीज और फ्लावर्स के एरिया प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करना 41 डिस्ट्रिक्ट्स में। दूसरा नेशनल बैम्बू मिशन, बैम्बू के को उगाने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए, उनकी स्किल बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम सेमिनार के लिए हाईटेक और स्मॉल नर्सरीज का को बनवाना। तीसरा एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम, न्यू नर्सरीज बनवाना जहां पर न्यू सैपलिंग्स जो है वो लगाई जा सके। चौथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसको भी याद कर लीजिए अच्छे से, मैं खुद याद करा देता हूं आपको। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 4 काम किए जा रहे हैं। पहला काम डेट पाम कल्टीवेशन, दूसरा काम हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट उन जिलों में जिन जिलों में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, तीसरा वेजिटेबल क्लस्टर्स बनवाना अर्बन एरियाज में, और चौथा राजस्थान में जितने भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चल रहे हैं उनको स्ट्रेंथन करना, उनको और मजबूती प्रोवाइड कराना। कहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चल रहे हैं? झालावाड़, धौलपुर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, जयपुर के बस्सी में और कोटा के नंदा में। डन। तो इस तरह से आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। लेक्चर नंबर 5 ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम्स आज हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 6, उसमें मैं ये जो चैप्टर है ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम्स, इसको हम कंप्लीट करा देंगे। डन। तो आप लगातार बने रहिए। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके प्रिंट अगर आप करवा लेंगे तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। उसके तहत क्या होगा, आप अंडरलाइन हाईलाइट करके पढ़ते हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। आपके सामने डॉक्यूमेंट रखा हो पूरा 378 पेजेस का, वो राजस्थान अखाड़ा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया हुआ है मैंने, और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको वहां मिलेगी। ठीक है, तो समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। काफी डिटेल में पढ़ाई चल रही है, अच्छी बात है। मेहनत आई होप आप लोग कर रहे होंगे, रिवीजन आप लोग कर रहे होंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस में आपको करवा ही दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 6, और खत्म करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम्स। लेक्चर नंबर 6 में कंप्लीट हो जाएगा वो। डन। उसके बाद लेक्चर 7 में चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे जो है हेल्थ एंड वेलबींग, वो हम शुरू करवाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।